चलो आज हम शुरू करेंगे बच्चों अपना टॉपिक जो हमने पहले से ही शुरू किया हुआ था। नाम क्या था? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। क्या था? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ठीक है, ये बच्चों थोड़ा सा आपके लिए टफ और बोरिंग सा रहेगा क्योंकि इसमें हम किसी पार्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम हर जगह एंजाइम्स, केमिकल नेचर, पीएच और अपने जो जूसेस हैं, सिक्रीटरी जो हमारे डाइजेस्टिव जूस हैं, उनके बारे में, उनकी कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा ध्यान से रखना है। ठीक है, हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो भी बच्चों आपको मिलेगी और जो पिछली वीडियो थी वो मैंने आपको डाल भी दी थी और जो होंगी वो भी आपको अगर रह गई हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, हम डाल देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों देखिए, जब हमने शुरू किया था फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का मतलब था कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो मैंने आपको दो प्रोसेस बताए थे, फिजिकल और केमिकल। केमिकल कह लीजिए, बायोकेमिकल कह लीजिए। फिजिकल के अंदर हमने ये कहा था फूड के केमिकल नेचर के अंदर कोई चेंज नहीं आता, बस क्या है, किससे? हमारी चर्निंग से, हमारी मेस्टिकेशन से और सेगमेंटल मिक्सिंग से फूड जो है छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। लेकिन केमिकल में हमने कहा था कि फूड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनके ऊपर एक्ट करेंगे एंजाइम्स जो उसकी केमिकल नेचर को चेंज कर देंगे। समझ आया? ठीक है, तो ये सब हमने बच्चों पढ़ा था। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो उसी में अब आपको पढ़ना कैसे है, देखिए पहले आप सिंपली एक बात ध्यान से सुनिएगा कि डाइजेशन सर स्टार्ट कहां होती है और खत्म कहां होती है। पहले आपको यह समझना है बच्चों, जो डाइजेशन है हमारी बॉडी में माउथ में स्टार्ट होती है, बकल कैविटी में स्टार्ट होती है और फाइनली वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाकर के खत्म हो जाती है। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होती। ठीक है, केवल डाइजेशन की बात कर रहा हूं, एब्जॉर्प्शन की बात अभी मैं नहीं कर रहा। ठीक है, तो देखो पार्ट कौन से हमारे एलिमेंट्री कैनाल के? सबसे पहले बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर बच्चों केवल कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है और हमारे क्या थे? चार कंपोनेंट थे जो हमें डाइजेस्ट करने थे। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 हमारा था लिपिड्स एंड नंबर 4 न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों आपको एक छोटी सी बात छोटे से तरीके से मैं आपको समझाता हूं बहुत अच्छी तरह से कि जो कार्बोहाइड्रेट है, या कार्बोहाइड्रेट को छोड़िए, क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है आपके पास। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? एग्जामिनर पूछ सकता है बताइए कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहां कहां होती है। ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के बारे में सीबीएसई में आपको 3, 4, 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन सबसे पहले शुरू होती है बकल कैविटी में। कहां शुरू होती है? सबसे पहले बकल कैविटी के अंदर शुरू होती है। ये लो, नंबर 1 दैट इज द बकल कैविटी। ठीक है, उसके बाद किसकी बारी आती है? ईसोफेगस। बच्चों ईसोफेगस में कभी किसी भी चीज की डाइजेशन नहीं होती। ईसोफेगस ऐसा पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का जो केवल कंडक्शन का काम करता है, पेरिस्टालसिस एक्टिविटी से कंडक्शन करता है, लेकिन कभी भी फूड को, किसी भी पार्ट को डाइजेस्ट नहीं करता। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। फिर बारी आती है स्टमक की। स्टमक में बच्चों कार्बोहाइड्रेट कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है ना, स्टमक में केवल प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। किसमें होता है? स्टमक के अंदर। अभी मैं और भी इनमें ऐड करूंगा। तो उसके बाद स्टमक में केवल प्रोटीन हुआ, तो ना लिपिड डाइजेस्ट हुआ ना न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट हुआ इन दोनों पार्ट के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बारी आती है कि सर स्टमक के बाद आया स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा, प्रोटीन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा। ठीक है, लिपिड की जो अमल्सिफिकेशन बोलते हैं, लिपिड की डाइजेशन को बच्चों अमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर?
समवन इज अनम्यूटेड। बच्चों तो खुद आपको ध्यान रखना चाहिए। बच्चों जो बच्चे लेट आते हैं, देखिए मैं एक मैसेज दे रहा हूं आपको, जो बच्चे लेट आते हैं अपना माइक अपने आप म्यूट करें, क्योंकि मैं यहां से पढ़ाने लग जाता हूं तो मैं सभी को म्यूट नहीं कर पाता, ठीक है ना, क्योंकि मैं बैक कैमरा से आप लोगों को पढ़ाता हूं, ठीक है। तो अपने आप ही अपना माइक म्यूट किया करो और स्क्रीन शेयर नहीं करनी, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो देखिए, आप मेडिकल पढ़ रहे हैं, मेडिकल फील्ड से डॉक्टर बनते हैं, ठीक है ना, एक सेंसिबल और एक बड़े रेपुटेटेड पर्सन होते हैं सोसाइटी की। जब तक आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे तो एक अच्छा इंसान कैसे बनेंगे, ठीक है ना। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनने से जरूरी है एक अच्छा इंसान बनना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना, ठीक है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके अपने माइक को म्यूट रखा करें, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो यानी कि प्रोटीन की डाइजेशन कहां कहां हुई, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में हुई, ठीक है। लेकिन लिपिड की डाइजेशन या अमल्सिफिकेशन ऑफ फैट केवल और केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड भी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। समझ आया कि नहीं आया आपको, क्लियर हो गया। तो दो तरह से क्वेश्चन आ गया। अगर आपसे कोई कह दे एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव एक्टिविटी इन द बकल कैविटी, तो आप केवल कार्बोहाइड्रेट करेंगे, ठीक है ना। या आपको कह दिया जाए एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओनली, तब आप क्या करेंगे, बकल कैविटी और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर केवल कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए, मैं एक तरीके से और एक टेबल बनाएंगे मेरे साथ छोटी सी, मैं आपको ये बताऊंगा कहां कहां पर क्या क्या डाइजेस्ट होता है, ठीक है, क्लियर बच्चों। चलिए, सबसे पहले देखिए मैं लिख रहा हूं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उसके बाद फैट, फैट और लिपिड्स, और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये मैंने क्या किया बच्चों, यहां से एक टेबल बना दी। ये याद करने का तरीका है, मैं आपको तरीके भी साथ साथ सिखाता चलूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन और दिक्कत ना हो किसी भी बात में, ठीक है बच्चों। चलिए, ये लीजिए। अब यहां पर हम क्या करते हैं, हम यहां पर लिखते हैं बकल कैविटी, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, मैंने लिख दिया यहां पर बकल कैविटी, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। सही बात है बच्चों, ठीक है ना। तो बकल कैविटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। स्टमक के अंदर होती है, नहीं होती, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, ठीक है। प्रोटीन की डाइजेशन कभी भी बकल कैविटी में नहीं होती, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, ठीक है ना। फैट की बकल कैविटी में नहीं होती, स्टमक में नहीं होती, हाँ बेसिकली 2 से 3% की होती है, लेकिन हम उसे कंसीडर नहीं करते, ठीक है, क्लियर हो गया, हम उसे कंसीडर नहीं करते बच्चों, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो जो फैट है वो फाइनली कहां डाइजेशन होगा, कहां डाइजेस्टेड होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बच्चों सबसे ज्यादा डाइजेशन कहां हुई, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एक क्वेश्चन और आ गया हमारा, एक क्वेश्चन और प्रिपेयर हो गया, मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। आंसर क्या आएगा सर, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन होती है, समझ आया, क्लियर हो गया। चलिए, और मैक्सिमम के साथ साथ फाइनल डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अब सर फाइनल वर्ड आपने ऐड कर दिया, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका बहुत अच्छा मतलब है। देखिए, अगर यहां पर बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कितना 30 से 40% कार्बोहाइड्रेट ही ब्रेक डाउन होता है, कहां पर, बकल कैविटी के अंदर। अब हमारे पास क्या हुआ, 30 to 40%। देखो 30 to 40% कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हुई, यहां पर कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वो डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि 2 की यूनिट में कन्वर्ट हुआ है। और जो हमारा 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट है वो एज इट इज है, ठीक है ना। तो यानी कि यहां पर वो 60 to 70% वाला कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट हो जाएगा, और जो हमारा डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया था 30 से 40%, वो भी यहां पर फाइनली डाइजेस्ट हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है ना। ऐसे ही प्रोटीन, प्रोटीन भी कभी भी स्टमक के अंदर जो पार्शियली डाइजेशन होती है प्रोटीन की, कभी भी स्टमक के अंदर
जो प्रोटीन डाइजेस्ट होगा वो अपनी लास्ट यूनिट में नहीं आता, अमीनो एसिड में नहीं आता, किस में आता है? पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में टूट जाता है। ठीक है ना, मैं बताऊंगा क्या होते हैं पेप्टाइड और पेप्टोन। ठीक है, स्मॉल फॉर्म होती है प्रोटीन की और यूनिट होती है अमीनो एसिड। लेकिन अब सारा का सारा प्रोटीन फाइनली डाइजेस्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और जो पेप्टाइड और पेप्टोन्स जो बने थे स्टमक के अंदर वो भी जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फाइनली क्या हो जाएंगे? डाइजेस्ट हो जाएंगे कंप्लीटली। ठीक है ना। इसी तरह से फैट तो देखो हो ही कहां पे रहा है? न्यूक्लिक एसिड, फैट और न्यूक्लिक एसिड तो हो ही कहां पे रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यानी कि हम बोलेंगे फाइनल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन takes place inside the small intestine। ठीक है ना। मैक्सिमम डाइजेशन भी वही, कंप्लीट भी वही, फाइनल भी वही। और बच्चों अगर क्वेश्चन आ जाए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, तो वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी कि मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर हो गया बच्चों? तो अब हम कैसे पढ़ने वाले हैं? अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाइजेशन इन बकल कैविटी एंड डाइजेशन इन स्टमक एंड डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये सारे कवर हो जाएंगे ना अपने आप। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग बनाओ बच्चों, डाइजेशन इन बकल कैविटी। क्या बनाओगे? लिखेंगे मेरे साथ फटाफट से जल्दी। आज हम लाइन पूरी लाइंस नहीं लिखेंगे, छोटी छोटी रिएक्शंस और उसके पार्ट्स लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए लिखो बच्चों, डाइजेशन इन बकल कैविटी। फर्स्ट पॉइंट, इन बकल कैविटी। अब आपको पता है बच्चों, हमारे तीनों पार्ट्स के अंदर फिजिकल यानी कि मैकेनिकल और केमिकल दोनों डाइजेशन होती हैं। तो हम दोनों को यहां पर क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, तो सबसे पहले लिखेंगे फिजिकल डाइजेशन। बच्चों बकल कैविटी के अंदर फिजिकल डाइजेशन कौन सी होती है? करवाया था मैंने आपको। तो जो बोलती थी सब सुनाई देता, पहले अनम्यूट था। फिजिकल डाइजेशन कौन सी होती है? मेस्टिकेशन। पढ़ा था ना? क्या वो कौन सी होती है? मेस्टिकेशन। जिसमें क्या होता है बच्चों? कौन बताएगा? मेस्टिकेशन। ठीक है ना। और क्या बनता है? बोलस बनता है। क्या बनता है? बोलस। बोलस बन जाता है। इसके रिजल्ट से क्या होता है? देखो, दांत जो है फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इधर से स्लाइवरी जूस जो है वो क्या करता है? स्लाइवरी जूस जो है वो क्या करता है? लीजिए, मैंने म्यूट कर दिया। लवली है कोई अनम्यूटेड। ठीक है, वो लार प्रोवाइड करता है, जिस यानी कि म्यूकस प्रोवाइड करता है। तो म्यूकस जो प्रोवाइड होगा वो मिक्स हो जाएगा टंग की हेल्प से, टीथ की हेल्प से वो मिक्स हो जाएगा, उसे बोलते हैं मेस्टिकेशन। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो फिजिकल डाइजेशन कैसे हुई? मेस्टिकेशन से हुई। अब बात करेंगे केमिकल डाइजेशन कि सर इसके अंदर केमिकल डाइजेशन कैसे होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, केमिकल डाइजेशन। सर केमिकल डाइजेशन कैसे होगी? ठीक है, आप इसके सामने लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। ठीक है बच्चों, मैंने कहा केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन कैसे होगी? केमिकल डाइजेशन होगी, वॉइस नहीं आ रहा? अब आ रही है बच्चों आवाज? अच्छा सर, फिजिकल डाइजेशन पूछ रहे हैं आप। फिजिकल डाइजेशन होगी बच्चों मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन में क्या होता है? बोलस की फॉर्मेशन होती है बेसिकली। बोलस कैसे होगा? देखो, बोलस बनेगा हमारा किस तरीके से कि हमारे दांत जो हैं वो फूड को काटते रहेंगे, है ना। यहां से सलाइवरी ग्लैंड अपना सलाइवा सिक्रीट करेंगे। सलाइवा के अंदर होता है म्यूसिन यानी कि म्यूकस। ठीक है, लार होती है जो फूड के साथ मिक्स होता रहेगा टंग की और टीथ की हेल्प से, और वो क्या बना देगा? उसको म्यूकस बना, वो क्या बना देगा? बोलस बना देगा। तो इसे बोलते हैं मेस्टिकेशन। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे पास क्या बन गया? बोलस बन गया। तो मेस्टिकेशन हो गई। केमिकल डाइजेशन कैसे होगी? सेकंड पार्ट ऑफ आवर डाइजेशन इन बकल कैविटी। तो आप लिखेंगे
मेरे साथ साथ विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। अब सलाइवा क्या है बच्चों, हमने पढ़ा था सलाइवा क्या था, सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन थी। क्या थी? सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो हम बताएंगे इसको सलाइवा, ठीक है ना। तो लिखो सिक्रीट्स बाय, कौन सिक्रीट करेगा बच्चों इसे? सिक्रीट्स बाय सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स। याद है ना कि 3 पेयर हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड थे, टोटल 6 थी, ठीक है ना, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। अब बच्चों आपने यहां पर 2-3 पॉइंट नोट करने हैं। क्या पॉइंट है सर? वो फर्स्ट पॉइंट कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड कितना रिलीज होता है, लिखिए अबाउट 1 to 1.5 लीटर पर डे सिक्रीट होता है। कितना होता है? 1 से 1.5 लीटर सलाइवा जो है पर डे सिक्रीट होता है, ठीक है, क्लियर। दूसरा, उसका पीएच क्या होता है, या क्वेश्चन आता है कि सलाइवा या बकल कैविटी में एंजाइम कितने पीएच पे काम करता है, बात एक ही है, 6.8 पीएच होता है, ठीक है ना। अब आपको पता है 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 से कम एसिडिक होते हैं और 7 से ज्यादा बेसिक होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, ठीक है ना। तो ये है 6.8। तो क्वेश्चन आ सकता है, बेसिकली हो सकता है कि 6.8 से क्वेश्चन ही ना आए, कैसे आ जाए? तो इसका दूसरा नाम, दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं स्लाइटली एसिडिक। क्या लिखेंगे? लिखो आप ब्रैकेट में स्लाइटली, SLIGHTLY, एसिडिक, यानी कि इसका मीडियम कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है 6.8, क्योंकि 7 से 0.2 ही तो कम है ना, तो स्लाइटली एसिडिक हुआ ना, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों इसकी कॉम्पोजिशन की। किसकी बात करेंगे? कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा, ठीक है। चलिए रब कर देता हूं मैं यहां से। कॉम्पोजिशन में हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन में लिखो बच्चों सबसे पहले वाटर, कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा, क्या क्या होता है इसके अंदर? नंबर 1 वाटर, कितना होता है? लिखो इसके सामने 99.5%। कितना होता है? 99.5%। 99.5% क्या होता है बच्चों? वाटर होता है। उसके बाद इसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन कौन से? लिखिए आप मेरे साथ, सोडियम यानी कि NaKClHCO3, क्या होते हैं ये? पता होगा ना, Na को सोडियम बोलते हैं, पोटाशियम Cl नेगेटिव, HCO3 क्या होता है? बाइकार्बोनेट, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो ये इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर होते हैं सलाइवा के अंदर। उसके बाद म्यूसिन, म्यूसिन बेसिकली लुब्रिकेशन का काम करता है। म्यूसिन, MUCIN, म्यूसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बॉक्स में लिखेंगे। म्यूसिन जो है क्या है? ये भी सलाइवा के अंदर मिलता है। ये एक प्रोटीन है बच्चों, कौन सा? लिखो मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, म्यूसिन होता है। काम क्या करता है बच्चों? ये लुब्रिकेट करता है फूड को, जो मैंने अभी बताया था लार का काम करेगा। लिखो इट लुब्रिकेट्स फूड, LUBRICATES, ताकि फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हो, स्लिपरी हो जाए। लुब्रिकेट्स फूड,
ठीक है ना, ये फूड को लुब्रिकेट करता है, LUBRICATES, ठीक है। उसके बाद इसके पास बच्चों दो हमारे केमिकल ऐसे होते हैं जो एंटीसेप्टिक फ्लूइड बनाते हैं। देखो आप जब छोटे थे, बचपन में आपको चोट लग गई तो आप लोगों ने क्या किया, वहां पर हम अपना थोड़ा सा सलाइवा निकालते हैं इस तरह से और उठा के चोट पे लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सलाइवा जो है वो एंटीसेप्टिक भी है, यानी कि इंफेक्शन के अगेंस्ट भी काम करता है, एंटी माइक्रोबियल एक्शन भी है उसका। लेकिन उसके लिए सर उसके पास होता क्या है, थायोसाइनेट आयन। नेक्स्ट 1 2 3 एंड 4। थायो लिखिए मेरे साथ, THIOCYNATE, थायोसाइनेट आयंस, ठीक है। थायोसाइनेट आयंस जो होते हैं वो बैक्टीरियोसाइडल सोल्ट होता है, किसी के भी आगे साइडल लगाओ मतलब मारने वाला, ठीक है ना। थायोसाइनेट जो है एक बैक्टीरियोसाइडल सोल्ट है, BACTERIOSIDAL, बैक्टीरियोसाइडल सोल्ट, ये बैक्टीरिया को मारने वाला सोल्ट है, BACTERIOSIDAL, बैक्टीरियोसाइडल सोल्ट है, ठीक है। और फिर दूसरा होता है बच्चों इसके अंदर फिफ्थ पे लाइसोजाइम, ये एंजाइम होता है, ये भी किलिंग का काम करता है। लाइसोजाइम ये तो हर जगह होता है बेसिकली, हमारे टीयर्स के अंदर भी यही होता है, ठीक है ना। इसके अंदर लाइसो एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, मारने का, फॉरेन पार्टिकल को किल करने का काम करते हैं। तो फिफ्थ क्या हुआ, लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम क्या करेगा, किल पैथोजन, ये क्या करता है, किल पैथोजन, पैथोजेंस को मारता है, किल पैथोजेंस, PATHOGENS। अब पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजेंस होते हैं बच्चों डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो छोटे छोटे जीव जो हमें बीमार कर देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, लाइसोजाइम किल्स पैथोजेंस, पैथोजन को मार देता है, ठीक है। अब अगर ये पैथोजन को मारता है तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि लाइसोजाइम पैथोजन को मारता कैसे है, ये उनकी वॉल्स को रप्चर कर देता है, ठीक है ना। कोई इसका कोई आपको लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों चीजें यानी कि थायोसाइनेट आयन और लाइसोजाइम हमारे सलाइवा को एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। एंटीसेप्टिक फ्लूइड मेक सलाइवा एज एंटीसेप्टिक फ्लूइड। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए एंटीसेप्टिक फ्लूइड कौन बनाते हैं। अब अगर मान लो ऑप्शन में, चार ऑप्शन में से इनमें से कोई एक दिया हो तो उस पे टिक करना है, अगर दोनों दिए हों तो दोनों पे टिक करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर आपने दो बताए थे आंसर में तो एक आ गया, ओ ये तो गलत हो गया, ठीक है ना, नहीं, यानी कि दोनों के दोनों इसको एंटीसेप्टिक बनाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया, लाइसोजाइम और थायोसाइनेट आयंस, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सबसे मेजर पार्ट है दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, जिसे हम टाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिक्स्थ दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, AMYLASE, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, टाइलिन बोलते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है, टाइलिन, PTYLIN, ठीक है बच्चों। अब देखो अमाइलेज मैंने सलाइवरी ग्लैंड में बताया था, अमाइलेज वो होता है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, सलाइवा से सिक्रीट होगा तो सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है ना। और अगर वो पैंक्रियास से सिक्रीट होगा तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है ना। तो यानी कि ये टाइलिन आप इसके सामने लिखेंगे, क्या करेगा, एक्ट अपॉन बॉइल्ड स्टार्च एंड डाइजेस्ट इट, किसके ऊपर काम करेगा, बॉइल्ड स्टार्च, BOILED, बॉइल्ड स्टार्च एंड डाइजेस्ट इट, ठीक है ना, ये तोड़ने का काम करेगा। यानी कि स्टार्च की डाइजेशन हुई बकल कैविटी में केवल, और ये तो उसकी हमने कॉम्पोजिशन बताई कि अलग अलग फंक्शन क्या है उसके, ठीक है बच्चों। तो हम रिएक्शन लिखेंगे किसकी, हमारे टाइलिन की, सलाइवरी अमाइलेज की,
ठीक है, चलिए हम लिखते हैं रिएक्शन। बॉइल्ड स्टार्च कितना 30%, हमने कहा था 30 to 40% के ऊपर रिएक्ट करता है, उसी को डाइजेस्ट कर पाता है। कौन एक्ट करेगा? टाइलिन। अब बच्चों आपने इलेक्ट्रोलाइट लिखे थे मेरे साथ अभी अभी, तो आपको एक बात याद रखनी है, क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव का कि टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज को एक्टिवेट कौन करता है? सलाइवरी अमाइलेज बच्चों इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है जो उसके अंदर सलाइवा के अंदर Cl नेगेटिव है। अगर उसकी प्रेजेंस नहीं होगी तो हमारा टाइलिन इनएक्टिव रह जाएगा और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया? वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि उसको अपनी एक्टिविटी के लिए क्या जरूरी होता है? उसको अपनी एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है Cl नेगेटिव। अगर ये नहीं मिलेगा तो वो एक्ट नहीं कर पाएगा। सही है? यानी कि Cl नेगेटिव का होना बहुत जरूरी है फॉर द एक्शन ऑफ टाइलिन। तो किसमें टूटेगा? माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रिन। माल्टोज प्लस, ये डाइसैकेराइड है बच्चों, माल्टोज डाइसैकेराइड है। अल्फा डेक्स्ट्रिन, चलो और अच्छा अगर हम बताएं तो डेक्स्ट्रिन। अब आप कहेंगे सर अल्फा डेक्स्ट्रिन क्या होता है? ठीक है, ये बच्चों आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में कराएंगे। ठीक है ना? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माल्टोज और अल्फा डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंप्लीटली तो नहीं टूटा ना, ग्लूकोज में तो नहीं कन्वर्ट हुआ ना, इसीलिए मैंने कहा था कि जो 30% डाइजेशन होती भी है वो भी कंप्लीट नहीं होती। अब ये माल्टोज और अल्फा डेक्स्ट्रिन भी कहां जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और कंप्लीटली टूट जाएंगे। ठीक है, और जो 70% बच गया कौन? कार्बोहाइड्रेट, वो भी जाकर के किस में टूटेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ब्रेकडाउन उसकी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो था केमिकल डाइजेशन इन बकल कैविटी। ठीक है, इसमें आप क्या लिखेंगे? क्या बन जाता है बकल कैविटी के बाद? फूड की को क्या बोलते हैं? लिखिए मेस्टिकेटेड फूड प्लस सलाइवा। क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? बोलस। अभी मैंने बताया था पेड़ा सा बन जाएगा। और फिर इस पेड़े को, बोलस को हम लोग क्या करते हैं? गुटक लेते हैं अंदर, हम बोलते हैं ना गुटक लेते हैं इस तरह से, है ना, अंदर। तो उसे क्या बोलते हैं हम? डिग्लूटेशन और सोलिंग। ठीक है, तो लिखेंगे SWALLOWING। नेक्स्ट पॉइंट, SWALLOWING, इसी का दूसरा नाम क्या है? और डिग्लूटेशन, DEGLUTITION। ठीक है ना? क्लियर हो गया बच्चों? ये क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ, लिखो मेरे साथ, लिखो इसके बारे में। द प्रोसेस ऑफ, लिखो बच्चों, अभी बोलस गुटकना है ना अंदर, इसीलिए द प्रोसेस ऑफ पुशिंग ऑफ बोलस, पुश करना बोलस को, या आप लिखिए द प्रोसेस ऑफ इनवर्ड, अंदर की तरफ, वो और अच्छा लिखते हैं, हम इसको यही कवर करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनवर्ड पुशिंग ऑफ बोलस इन इसोफेगस through pharynx is called swelling। ठीक है, is called swelling, यानी कि जो ये बोलस है, swelling और डिग्लूटेशन में क्या होगा? ये बोलस फेरिंग्स को क्रॉस करता हुआ कहां पहुंच जाएगा? इसोफेगस। ठीक है ना? फेरिंग्स बीच में आएगा, फेरिंग्स बच्चों बीच में आएगा, और उससे होता हुआ कहां पहुंच जाएगा? इसोफेगस में। कहां पहुंच जाएगा? इसोफेगस।
ये आपको पूरी डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने अभी बताई आपको। इट इज अ इनवर्ड पुशिंग ऑफ बोलस इनटू इसोफेगस वाया फेरिंग्स इज कॉल्ड एज स्वॉलिंग। अब लिखो इसके बारे में, इट इज अ वॉलेंट्री प्रोसेस, क्योंकि हमारी मर्जी से होता है। हम चाहें तो उस बोलस को अपने मुंह में रख सकते हैं और हम चाहें तो उस बोलस को गुटक सकते हैं, ठीक है ना। इट इज अ वॉलेंट्री प्रोसेस। जो हमारा डिग्लूटिशन है दैट इज अ वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है वो प्रोसेस जो हमारी विल से, हमारी इच्छा से चलते हैं। वॉलेंट्री प्रोसेस, ये क्या है बच्चों? एक वॉलेंट्री प्रोसेस है, ठीक है ना। वॉलेंट्री प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें एफर्ट्स किस किस के होते हैं? लिखो, इट इज कॉमन एफर्ट्स ऑफ। कॉमन एफर्ट्स किस किस के एफर्ट्स होते हैं? कॉमन एफर्ट्स किस किस के? लिखो, नंबर 1 टंग, नंबर 1 टंग। टंग के बाद कौन आएगा सेकंड नंबर पे? दैट इज द पैलेट्स, फिर फेरेंग्स और फिर ओरोफेगस, सॉरी इसोफेगस, ठीक है ना। टंग, पैलेट, नंबर 3 पैलेट के बाद क्या बोला हमने? फेरेंग्स और फिर इसोफेगस, फेरेंग्स और फिर इसोफेगस, ठीक है बच्चों। ये कॉमन एफर्ट है जिसकी वजह से ये बोलस आगे चला जाता है, ठीक है ना। फिर इसोफेगस में क्या होगा? इसोफेगस में होती है बच्चों पेरिस्टालसिस। क्या होती है? पेरिस्टालसिस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो पढ़ी है ना छोटी क्लासेस में भी बच्चों। देखो, जहां भी पेरिस्टाल्टिक का क्वेश्चन आता था ना, तो हमारे माइंड में सीधा इसोफेगस का कॉन्सेप्ट जाता था जब हम छोटे थे, आप भी, है ना। लेकिन नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मतलब सर? क्योंकि पेरिस्टालसिस का मतलब पता क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है जहां पे कोई भी बॉडी का पार्ट हमारा रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करे, उसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हार्ट भी पेरिस्टाल्टिक कर रहा है। यूट्रस जो है, जब बेबी को डिलीवरी होती है, उसके अंदर भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। वेजिना के अंदर भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, ठीक है ना। बहुत सी जगह होती है, केवल इसोफेगस में नहीं होती, ठीक है ना। तो लिखो पेरिस्टालसिस, PERISTALSIS, पेरिस्टालसिस, ठीक है ना। तो बच्चों पेरिस्टालसिस क्या होता है? लिखो, इट इज अ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन वेव्स ऑफ मसल ऑफ इसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। अगर बच्चों कहीं रह भी जाओ तो रिकॉर्डेड लेक्चर में से आप उसको ले लिया करो, ठीक है ना। यानी कि जब हमारा इसोफेगस रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है, उस वजह से हमारा फूड जो है वो इसोफेगस में से होता हुआ कहां चला जाता है? स्टमक में चला जाता है। और ये कौन करवाता है? मसल्स। जो मस्कुलर नेचर प्रेजेंट है कहां पर? हमारे इसोफेगस के अंदर। बेसिकली स्टमक अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कर रहा है, तभी तो मैकेनिकल डाइजेशन हो रही है। लेकिन हम तो केवल इसोफेगस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसोफेगस के अंदर जो मस्कुलरिस है वो क्या करती है? रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करती है। इस रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? जिससे क्या होता है? बोलस जो है, बोलस मूव्स टू स्टमक फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम इसोफेगस, ठीक है। इस वजह से जो बोलस है वो स्टमक में पहुंच जाता है, कहां से? इसोफेगस से, ठीक है। और बच्चों ये जो है, इट इज अ इनवॉलेंट्री प्रोसेस। ये हमारे विल में नहीं होता, हमारी इच्छा से नहीं चलता। ये अपने आप चलता है, ठीक है ना। इट इज एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस।
TARY होता है बच्चों, इनवॉलेंट्री प्रोसेस, ठीक है, इट इज एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस। समझ आ गया आपको? ठीक है, तो ये है हमारा इसोफेगस के अंदर। अब आज हम पढ़ेंगे इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डाइजेशन इन स्टमक। क्या पढ़ेंगे? डाइजेशन इन स्टमक, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारे पास 20 मिनट है अभी हमारे लेक्चर की, और 20 मिनट में हमारा ये टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। तो पहला डाइजेशन आपने देखा कहां पर हुआ? बकल कैविटी में हुआ। उसमें क्या हुआ? केवल 30% के आसपास कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ, बाकी फूड की जो केमिकल नेचर थी वो एज इट इज रही। पीएच क्या था? 6.8 था। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन स्टमक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, आप सब बड़े ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अगर आपका कोई डाउट है ना तो आप चैट बॉक्स में छोड़ते रहिए। जब मैं अपना लेक्चर खत्म करूंगा तो सबसे पहले चैट बॉक्स में से आपके डाउट लूंगा, ठीक है, और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। डाइजेशन हम ये कंप्लीट ना कर पाए शायद आज, तो हम बीच में इसको देखेंगे इन स्टमक। स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे होती है, ठीक है। तो वही पहला स्टेप तो क्या होगा बच्चों, बताओ? फिजिकल डाइजेशन कैसे होती है, जिसको बोलते हैं चर्निंग। पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन के अंदर। फिजिकल डाइजेशन दैट इज चर्निंग। फिजिकल डाइजेशन कैसे थी? CHURNING, ठीक है, क्लियर हो गया? कैसे होती है? देखिए हमारा जो स्टमक है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैला है वो एक, ठीक है ना, जो 4 से 5 घंटे तक फूड को स्टोर करता है। वो फिर इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है बच्चों, ऐसे, ठीक है ना, ताकि फूड के साथ सारा मटेरियल मिक्स होता रहे, ठीक है, और फूड डाइजेस्ट हो जाए। तो इसे बोलते हैं मैकेनिकल मिक्सिंग इन द स्टमक, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों केमिकल डाइजेशन कैसे है। केमिकल डाइजेशन, स्टमक के अंदर जो केमिकल डाइजेशन है वो किस तरह से होता है? लिखिए, विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक जूस। कौन करता है? हेल्प, विद द हेल्प ऑफ, जैसे वहां पे सलाइवा था ना, यहाँ पे क्या है? गैस्ट्रिक जूस। अब दूसरा वर्ड बच्चों, कहीं भी गैस्ट्रिक आए उसका मतलब होता है स्टमक। विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। जो गैस्ट्रिक जूस है बच्चों वो एक मिक्सचर है, जो स्टमक के अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो हमने स्टमक के अंदर आपको पढ़ाया था यूट्यूब चैनल पर, कि उसमें 3 तरह की ग्लैंड मिलती हैं। वो 3 ग्लैंड अपनी सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं, और उनके मिक्सचर को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय, कौन सिक्रीट करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। सारा का सारा स्टमक नहीं सिक्रीट करता, केवल उसके अंदर जो जितनी जहां जहां भी क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है बच्चों, केवल वो अपने जूस को सिक्रीट करती है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम बात करेंगे अमाउंट। कितना होता है इसका अमाउंट? बच्चों इसका जो अमाउंट है वो होता है 1 लीटर पर डे, नियर अबाउट 1 लीटर पर डे, ठीक है, 1 लीटर पर डे। और पीएच बच्चों ये हाईली एसिडिक होता है, क्योंकि इसमें HCl होता है, और हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में ही ये जूस काम कर सकता है, ठीक है। तो इसका पीएच कितना होता है बच्चों? बेसिकली जो इसका पीएच है, लिखेंगे 1.5 से लेकर के 2.5 तक जाता है। लेकिन एनसीईआरटी में जो मेंशन किया गया है वो कितना है? 1.8 इन एनसीईआरटी,
तो आपने पेपर में अगर 1.8 आ जाए तो इसको कंसीडर करना है, ठीक है। और ये जो मीडियम है, ये जो एसिडिक मीडियम है, ये कैसा है? वो स्लाइटली एसिडिक था, ये कैसा है? हाईली एसिडिक है। कैसा है? हाईली एसिडिक। ठीक है बच्चों, ये हाईली एसिडिक हुआ, यानी कि स्टमक के एंजाइम जो है, गैस्ट्रिक जूस जो है, वो हाईली एसिडिक मीडियम में काम करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन की, जो आज के हमारे टॉपिक का लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा स्टमक वर्क कैसे करता है, ठीक है, क्लियर। तो अब हम बात करेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। बनाइए हेडिंग, या कॉम्पोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एक ही बात है, ठीक है। आप पूरा लिखेंगे गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या आएगा? वाटर। लिखो वाटर कितना होता है? 99%। नंबर 1 वाटर कितना होता है? 99%, ठीक है। नंबर 2 HCl 0.2 से लेकर के 0.5% HCl होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद इनऑर्गेनिक सोल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट। इनऑर्गेनिक सोल्ट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड म्यूकस। इनऑर्गेनिक सोल्ट, इलेक्ट्रोलाइट एंड म्यूकस, ठीक है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, तो कौन कौन से होते हैं? लिखो यहां पर, वही HCO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है। लिखो मेरे साथ यहां पर, HCO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। अब म्यूकस का क्या काम है सर? जो HCl का जो बर्निंग एक्शन है, HCl देखिए पता क्या है, अगर मान लीजिए ये एक पाइप है, ठीक है, ये एक पाइप है, तो ये ल्यूमन हुआ। अब ल्यूमन में पड़ा है HCl। HCl क्या है? एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप लोग जानते हैं। अगर वो इसकी दीवारों को टच करेगा, अगर वो इसकी दीवारों को टच करेगा तो क्या होगा? इसकी दीवारों पे बर्निंग एक्शन होगा ना, HCl का, जला देगा ना उसको। तो इनको जलने से कौन बचाता है? इनकी दीवारों को जलने से हमेशा कौन बचाता है? म्यूकस बचाता है, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे इसके नीचे, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक बाय द बर्निंग एक्शन ऑफ HCl। छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं, बाय प्रोटेक्शन करता है इसकी, बाय द बर्निंग एक्शन ऑफ HCl से इसकी प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे बच्चों, लास्ट इसकी कॉम्पोजिशन, क्योंकि यहां पर केवल प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा था, तो इसका मतलब फोर्थ जो कंपोनेंट है इसका, दैट इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। चलिए, तो अब यहां देखेंगे स्टमक जो है कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट करता है। बेसिकली स्टमक जो है बच्चों 3 तरह के एंजाइम सिक्रीट करता है। सबसे पहले प्रोरेनिन, क्यों? क्योंकि बच्चों में होता है। नंबर 1 प्रोरेनिन, RENIN, ठीक है ना, प्रोरेनिन, ठीक है, डबल एन आएगा बच्चों यहाँ पे। वो जो NIN होता है वो होता है किडनी के अंदर,
ठीक है, प्रोरेनिन। दूसरा है बच्चों पेप्सिनोजन, दूसरा है पेप्सिनोजन। ये दोनों के दोनों प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों जो हैं बच्चों इनएक्टिव होते हैं। क्योंकि देखो मैंने आपको पढ़ाया था आगे प्रो लगा हो या पीछे जन लगा हो तो दोनों के आगे लिखा हुआ है ना, तो मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं इनएक्टिव, बोथ इनएक्टिव। और दूसरा पॉइंट है दोनों के दोनों प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ठीक है बच्चों, दोनों ही प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये अक्सर 5-6 साल तक के बच्चे के अंदर रिलीज होता है और फिर कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिनोजन के अंदर और फिर ये पेप्सिनोजन सिक्रीट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रोरेनिन बच्चों के अंदर, पेप्सिनोजन अडल्ट के अंदर। ठीक है भाई। तीसरा जो है बच्चों एक हार्मोन एक एंजाइम और सिक्रीट होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक माने स्टमक, लाइपेज माने लिपिड को तोड़ने वाला, लेकिन बच्चों ये इनएक्टिव होता है। क्या होता है? इनएक्टिव। तो थर्ड कौन सा है? गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज ये नॉन फंक्शनल होता है। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक एनवायरनमेंट जो होता है स्टमक के अंदर, उसके अंदर इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है ना, लिखो इसको नॉन फंक्शनल ड्यू टू एसिडिक एनवायरनमेंट। नॉन फंक्शनल ड्यू टू एसिडिक एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये इनएक्टिव हो जाता है, तो एसिड नॉन फंक्शनल है बच्चों ये। तो बेसिकली ये था हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस के बारे में। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा। तो आज बच्चों हमने डाइजेशन ऑफ स्टमक को पूरा नहीं किया, केवल ये देखा केमिकल डाइजेशन किससे होगी, गैस्ट्रिक जूस से। उसकी कॉम्पोजिशन हमने पढ़ी कि क्या क्या उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और दूसरा मैकेनिकल डाइजेशन चर्निंग के थ्रू होती है। ठीक है, कल हम बात करेंगे कि किस तरह से ये रोल प्ले करता है, किस तरह से स्टमक के अंदर डाइजेशन होती है, बोलस आकर के कहां टकराता है और उससे आगे कैसे डाइजेशन हमारी स्टमक के अंदर प्रोसीड होती है। ठीक है, आपको याद रखना है कि स्टमक के अंदर केवल पार्शियल डाइजेशन होती है प्रोटीन की, यानी कि केवल प्रोटीन की डाइजेशन होती है, वो भी कंप्लीट नहीं, पार्शियल कुछ अमाउंट में होती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम इसको कल। कल बेसिकली हमारा डाइजेशन पूरा हो जाएगा कल के लेक्चर में। कल इन द सेंस मेरा नेक्स्ट लेक्चर से है, जब भी हमारा लेक्चर आएगा नेक्स्ट तो हम उसे कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि स्टमक हमारा थोड़ा सा ही रह गया है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन रह गई है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 सिक्रीशन होते हैं, खुद का स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसे सकस एंटेरिकस बोलते हैं, और पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रियास से आता है। और बाइल जो है अमल्सिफिकेशन का काम करता है। मैंने बाइल लीवर की वीडियो में कराया हुआ है, पैंक्रियास जो है लीवर की वीडियो में कराया हुआ है। ठीक है ना, तो हम केवल उसका सीधा एंजाइमेटिक एक्शन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारा एक वीडियो के बाद डाइजेशन पूरा हो जाएगा, फिर हम एक वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसी वीडियो के अंदर हम थोड़े से डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हार्डली हमारा जो ये चैप्टर है बच्चों, इसके बाद 2 से 3 लेक्चर का रह गया है। अगर हम बिल्कुल और भी ज्यादा टॉपिक ले लें तो 3 लेक्चर, वरना 2 लेक्चर। ठीक है ना, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा